अगर एमएनएस को फायदा होगा तो फिर एमएनएस को फायदा कैसे होगा? अगर अमित ठाकरे आगे आते हैं, जैसा कि शुरुआत में खबरें अटकलें लग रही थी कि अमित ठाकरे शायद विधानसभा या परिषद के जरिए कहीं से उनको एंट्री दी जाएगी और मंत्री बन सकते हैं। अब अगर वो एक्टिव नहीं है, राज ठाकरे खुद सक्रिय नहीं है, पार्टी को लेकर भी फनबट है, तो फिर कैसे ये दोबारा जो एमएनएस 2.0 आना है ये संभव हो पाएगा? क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि राज ठाकरे को रिसोर्सेज की जरूरत है और दोनों, वो और बीजेपी, एक दूसरे के सपनों को पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मुंबई की जो बीएमसी की इलेक्शन 2017 में हुई थी उसमें एमएनएस के 7 विधायक चुन के आए थे। हमने देखा कुछ सालों में, मतलब 2018-19 के दरमियान शिवसेना ने इसमें सेंध लगाई और 6 में से 5 जो वहां के पार्षद थे वो शिवसेना ने अपने तरफ कर लिए। इसी तरह का मंजर हमें नासिक में भी देखने को मिला, हमने औरंगाबाद में भी देखा। कहीं ना कहीं शिवसेना सेंध मारकर एमएनएस को कमजोर बनाती जा रही थी और उसी कारण पार्टी की हालत जो है वो बहुत खस्ता होती जा रही थी। अब इस सब में खुद राज ठाकरे भी काफी तकलीफों से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन हुआ और ऐसे हालात में जो अगली पीढ़ी ठाकरे की है, अमित ठाकरे, उन्हें आगे किया जा रहा है। सबसे पहला रिटर्न गिफ्ट अगर एमएनएस को कुछ मिल सकता है तो वो नए सरकार जो बनी है महाराष्ट्र में शिंदे और बीजेपी की, उसमें उन्हें मंत्री पद देकर, उसमें उन्हें अच्छा कैबिनेट बर्थ देकर उन्हें नवाजा जा सकता है और इससे जो है उनकी कार्यकर्ताओं में, उनके पदाधिकारियों में एक नया स्पिरिट देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं पार्टी फिर से उभरती नजर आ रही है। अगर इसमें वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हैं तो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि निकाय चुनाव है या फिर जो कॉरपोरेशन के इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर उसमें भी इन सारी लोकप्रियता की, राज ठाकरे की जो लोकप्रियता लोगों में है, उनके भाषण को लेकर, उनके शैली को लेकर और ठाकरे ब्रांड को लेकर, वो अगर वोट में कन्वर्ट होती है तो बिल्कुल हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में मनसे को इससे बिल्कुल फायदा होगा। जी, तो जरा बताइए, 1.5 घंटे की बैठक का निष्कर्ष क्या निकला? क्या ऐसी कोई संभावना दिख रही है कि एमएनएस 2.0 का रिवाइवल होगा और जो हम बार बार कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में एक दूसरे की मदद करेंगे? निकला क्या इस बैठक के बाद? ये निष्कर्ष की अगर बात करें तो उसके लिए कुछ देर तक हमें और इंतजार करना होगा, क्योंकि 304 महीने अभी भी इलेक्शंस के लिए बाकी है। लेकिन आज जो ऑप्टिक पॉलिटिक्स हमने जो देखा इस बैठक में, कहीं ना कहीं एमएनएस के जो प्रमुख राज ठाकरे, उनके परिवार के साथ उन्होंने बहुत ही वार्मली वेलकम किया देवेंद्र फडणवीस को। उन्होंने एक तरह से उनकी आरती उतारी और उन्हें शुभकामनाएं दी कि आप अब राज्य के फिर से उप मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नहीं बन सके पर उप मुख्यमंत्री पद की भागदौड़ संभाल रहे और राज्य को अच्छी तरह से आगे लेके जाए, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें शुभकामनाएं दी गई। बहुत ही मैत्रीपूर्ण और बहुत ही सकारात्मक ये विजुअल्स दिखे और इसमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की जो दोस्ती है वो और ज्यादा बहुत मजबूत होते दिख रही है। यही दोस्ती हम पहले फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में देखते थे, आदित्य ठाकरे के बीच में देखते थे। तो कहीं ना कहीं ये शिवसेना का भी एक प्रकार का संकेत है कि आपने हमारे साथ जो दोस्ती नहीं निभाई, तो हमारे पास अब दूसरे ठाकरे हैं जिनकी मदद से हम अपनी राजनीति जो है आगे लेके जाएंगे और साथ ही साथ शिवसेना को भी डैमेज पहुंचाते रहेंगे। नहीं, तो जरा ये बताइए कि राज ठाकरे ने क्योंकि संभावनाओं से इनकार कर दिया अमित ठाकरे के मंत्रिमंडल में शामिल होने को, तो इसके मायने क्या है? राज ठाकरे ने और कुछ क्या संकेत दिए ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में, या सिर्फ इतना ही कहा कि सेहत का हाल जानने आए थे? जी, राज ठाकरे का तो यही कहना था कि ये एक प्रकार से अनौपचारिक बैठक थी। इसमें हालांकि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई और जो चुनाव को लेकर रणनीति बनानी हो या फिर किस तरह से आगे बढ़ना है दोनों पार्टियों को मिलकर, या जो लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा लेकर राज ठाकरे मैदान में उतरे थे। हमने देखा जो मस्जिदों पर जिस प्रकार के एक लाउड स्पीकर का मुद्दा भी उन्होंने लिया था, हनुमान चालीसा का मुद्दा उन्होंने लिया था, उसको लेकर राज ठाकरे किस तरह से आगे बढ़ेंगे इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई, उन्होंने ये बताया। लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत अब हो चुकी है, क्योंकि दो आला नेता, दो बड़ी पार्टियों की जब मिलते हैं
हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी होती है और इस पॉजिटिविटी के चलते आने वाले दिनों में हमें ये बैठकों का सत्र जो है वो बढ़ते हुए दिखेगा। कहीं ना कहीं जो फर्स्ट लेयर के जो नेता है दोनों पार्टियों के, उनके बीच भी इस तरह की बैठकें हमें देखने को मिलेगी और सही मायने में अगर रणनीति तय करनी है तो वो इन पहले लेयर के जो नेता है उन्हीं के साथ बैठकर होगी। कौन सा वार्ड, किस तरह से हमें चुनाव लड़ना है, किस तरह से सीट डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कहाँ ताकत बढ़ानी है, कहाँ ताकत कम पड़ रही है, इन सारे विषयों की चर्चा जो है ये नेतागण करेंगे और साथ ही साथ एमएनएस और बीजेपी आगे चलते हम देख सकते हैं कि प्री पोल अलायंस होगा, पोस्ट पोल अलायंस होगा, कौन किसको किस तरह से मदद करेगा और कौन किसके सपने पूरे करेगा।